और अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां पाकिस्तान के हर शहर में आग लगी हुई है। आग फेंका जा रहा है। जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। उधर तो हुकूमत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी अफगानिस्तान का सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हम फ़लस्तीन की हिमायत के लिए निकल रहे हैं, तो जो पुलिस वाले, जो हुकूमत वाले ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, वो अगर हमारे ऊपर इतना जुल्म व तशद्दुद कर रहे हैं। ये मुकम्मल इसराइल नवाजी और यहूदी गुलामी की निशानी है। तहरीक की अक्सर की आदत क्योंकि इस्लामाबाद के करीब पहुंच चुकी थी कि वहाँ पे मौजूद है। गौर करें कि नेतन्याहू और उसका सारा टब्बर फ़लस्तीन वालों पर कितना जुल्म व सितम करता होगा। तो शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से, जो कि एक बड़ी खबर है इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है। खबर है पाकिस्तान के दो बड़े शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हालात बेकाबू हैं पाकिस्तान के अंदर, गृह युद्ध जैसे हालात हैं, बेकाबू हालात हैं। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इमरजेंसी जैसे हालात है पाकिस्तान के अंदर, यह बताया जा रहा है। दरअसल तहरीके लब्बैक पार्टी ने जुमे की नमाज के बाद लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च निकालने का ऐलान किया है। तहरीके लब्बैक उधर पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इमरजेंसी जैसे हालात है पाकिस्तान के अंदर, गृह जैसे हालात है, बगावत एक तरीके से हो रही है। आतंकी संगठनों ने ही पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरी एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। यह बड़ी खबर मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। काबुल में पाकिस्तानी सेना ने दो बड़े अटैक किए हैं, यह बहुत बड़ी खबर है। काबुल पर पाकिस्तानी सेना ने दो बड़े अटैक किए हैं। दो जगह जबरदस्त विस्फोट हुआ है, जबकि कई जगहों पर गोलीबारी की गई है। यह एयर स्ट्राइक तब हुई है जब अफगानिस्तान की तरफ से, टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान में जगह जगह आप कह सकते हैं हालात बहुत ज्यादा खराब किए, और अब पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन किया गया है। काबुल में जो है जगह जगह गोलीबारी, और एक जो एयर स्ट्राइक की भी खबर आ रही है काबुल में, एयर स्ट्राइक की खबर। पाकिस्तानी हमले तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के जो प्रमुख है, जिसका नूर वली मसूद को निशाना बनाकर किया था, जिसमें नूर वली मसूद तो बच गया लेकिन उसका बेटा मारा गया है। लेकिन बात अब बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत आगे। अब इसको भारत के संदर्भ में कैसे जोड़कर देखा जा रहा है उसको समझिए, क्योंकि अब से 7 दिन पहले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकतों से नहीं सुधरा तो इतिहास भूगोल से वो मिट जाएगा। और यकीन मानिए जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं, मतलब तहरीके लब्बैक, अफगानिस्तान, टीटीपी, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, खैबर, सिंध प्रांत, जनरल द्विवेदी की ये वार्निंग ना एक हफ्ते में ही सच होती नजर आ रही है। क्योंकि सिंध से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पीओके तक पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है, भी कह सकते हैं। बिगड़ने वाला है, बदलने वाला है। पाकिस्तान के हर प्रांत में आग लगी हुई है, आग। ऐसा जन विद्रोह, ऐसा गृह युद्ध। और बड़ी खबर यह है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी सीधी जंग छिड़ गई है, सीधी जंग। काबुल पर एयर स्ट्राइक। खबरें हैं कि कल रात पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सीधा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी है, काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी है। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने ही इस खबर को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन अमेरिका में पूर्व अफगान राजदूत जालमे खलीलजाद ने इस एयर स्ट्राइक की पुष्टि कर दी है।
वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का तनाव बढ़ाने वाला खतरनाक कदम है। पाकिस्तान अपने डेथ वारंट पर खुद साइन कर रहा है। पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। काबुल पर, अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके ये पाकिस्तान का तनाव बढ़ाएगा कदम। उन्होंने ये भी लिखा कि पाकिस्तानी सेना बलूच विद्रोहियों के खिलाफ आतंकवादी संगठन ISIS का सहारा ले रही है। बलूचों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना ISIS का सहारा ले रही है। खबर है कि पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक तहरीके तालिबान TTP का जो प्रमुख है नूर वाली महसूद को निशाना बनाकर की, जिसमें वो बच गया है। ये भी हमको जानकारी मिल रही है। नूर वाली महसूद बच गया, लेकिन उसका बेटा मारा गया है। पाकिस्तानी TTP का सरगना जो है नूर वाली को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक इसलिए की क्योंकि TTP ने 2 दिन पहले ही खैबर पख्तूनवा इलाके में पाकिस्तानी सेना के 11 सैनिकों को मार गिराया था। दरअसल खबर है कि पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक तहरीके तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख नूर वाली महसूद को निशाना बनाकर की, जिसमें नूर वाली महसूद बच गया। ये खबर आ रही है वो बच गया है, लेकिन उसका बेटा मारा गया है। पाकिस्तानी TTP सरगना नूर वाली को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन क्योंकि TTP ने 2 दिन पहले ही खैबर पख्तूनवा इलाके में पाकिस्तानी सेना के 11 सैनिकों को मार गिराया था। पाकिस्तानी सेना के 11 सैनिकों को, जिसमें 2 अधिकारी भी शामिल थे, उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की। इसके अलावा खबर यह भी आई थी कि TTP के आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना के कई सैनिकों को किडनैप, अगवा कर लिया था और आतंकी उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना को टॉर्चर TTP अफगानिस्तान। ध्यान देने वाली बात यह है कि TTP आप कह सकते हैं वही भस्मासुर है जिसने खुद पाकिस्तान ने ही इसे पैदा किया था, और अब TTP पर सीधा हमला करके पाकिस्तान ने अपने सबसे खतरनाक दुश्मन का गुस्सा भड़का दिया है, क्योंकि TTP ने कहा है कि वो उसके लड़ाके अब ना पाकिस्तानी आर्मी को छोड़ेंगे न मुनीर को। देखिए ये सारी भविष्यवाणियां सही साबित हो रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो कुछ कहा कि ये अपने आप लड़ मर के टूटेगा पाकिस्तान, भारतीय सेना को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, वही होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की TTP पर एयर स्ट्राइक की खबरें ऐसे वक्त पर हैं जब इस पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, अब सुनिए, कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक के हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में त्राही त्राही जैसे हालात हैं। जगह जगह हिंसा हो रही है, जगह जगह बवाल हो रहा है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तहरीके लब्बैक जो है ये पाकिस्तानी सेना मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ इजराइल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर को ध्यान से समझिएगा। इन प्रदर्शनों में अब तक दर्जनों पुलिस वालों के जख्मी होने की खबर है। यानी जब पाकिस्तान अंदरूनी मोर्चे पर घिरा हुआ है तहरीके लब्बैक, उधर अफगानिस्तान से भी उसने दुश्मनी मोल ले लिया, वो एक नया मोर्चा खोल दिया है। घर में अंदरूनी मोर्चे पर इस वक्त पाकिस्तान बुरी तरह से घिरा हुआ है। पाकिस्तान ने खतरनाक आतंकी संगठन TTP को भी भड़का दिया है और काबुल पर भी एयर स्ट्राइक की खबरें हैं। पाकिस्तान की काबुल से चिढ़ की वजह यह भी है क्योंकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, टाइमिंग समझिए, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पहली बार भारत के दौरे पर हैं। तालिबान शासित अफगानिस्तान के शीर्ष राजनयिक की यह पहली भारत आधिकारिक यात्रा है, जिसमें वो 16 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे। इसे लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया है कि अफगान हमेशा से भारत का वफादार रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ कल भी, आज भी और कल भी रहेंगे। सुनिए अफगानिस्तान के साथ तनाव बढ़ने के पीछे की वजह और पाकिस्तान का खुद अपना डेथ वारंट साइन करने के पीछे की वजह। एक वजह अफगानिस्तान का राजनयिक का भारत दौरा भी है। सुनिए। जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के आगे के हालात और भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो दरअसल यही कारण था जो हमें आज लाहौर और इस्लामाबाद की सड़कों पर नजर आ रहा है। जिस तरीके का इन लोगों ने बीज बोया है, जिस तरीके का इन्होंने धार्मिक उन्माद और धार्मिक जिस तरीके का इन्होंने जहर घोला है पूरे वातावरण में, आज उसी का नतीजा इनको देखने को मिल रहा है।
एक और आतंकी संगठन टीटीपी पाकिस्तान को मिटाने की धमकी दे रहा है। दूसरी ओर कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तानी सेना और सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इस्लामाबाद में गृहयुद्ध जैसे हालात हैं, हिंसक प्रदर्शन है, बुरा हाल है, बगावत है, सड़कों पर प्रदर्शन है, इंटरनेट बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, सड़कों पर त्राही त्राही है, गृहयुद्ध जैसे हालात हैं। आरोप है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर ने ट्रंप और नेतन्याहू के सामने सरेंडर कर दिया। इसके पीछे की जड़ वजह तहरीके लब्बैक का जो आरोप है वो है गाजा वाला एंगल। आरोप है कि शरीफ और मुनीर ने ट्रंप और नेतन्याहू के सामने सरेंडर कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच समझौते के लिए जिस गाजा पीस प्लान का ऐलान किया, गाजा पीस प्लान, उसके पहले चरण पर इजराइल और हमास दोनों साइन कर चुके हैं। इसको लेकर पाकिस्तान में विरोध हो रहा है कि पाकिस्तान ने क्या किया, क्योंकि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ तो ट्रंप के गाजा पीस प्लान का समर्थन कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी गाजा के साथ खड़े हैं। मुनीर ट्रंप के साथ खड़ा है, शहबाज शरीफ ट्रंप के साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी तहरीके लब्बैक वो कह रहे हैं कि हम तो इस ट्रंप के प्लान के खिलाफ हैं, हम गाजा के साथ हैं। उनका आरोप बहुत गंभीर है कि शहबाज ने सरेंडर कर दिया ट्रंप के आगे। शहबाज शरीफ ट्रंप के दबाव में आकर गाजा डील पर समर्थन कर रहे हैं और पाकिस्तान उस इजराइल को मान्यता देने जा रहा है। इजराइल को मान्यता, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा कथित रूप से दुश्मन है इन लोगों के लिए, कट्टरपंथी संगठनों के लिए और मुस्लिम देशों के लिए। तो पाकिस्तान ने कटोरा कूटनीति के लिए क्या गाजा को छोड़ दिया? तेरा मेरा रिश्ता वाला जो कुछ होता है तो पाकिस्तान ने छोड़ दिया गाजा को उसके हाल पर, ट्रंप के चक्कर में, पैसों के चक्कर में। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ पर बड़ा आरोप लगा दिया है कि वो फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ इजराइल के साथ मिल गया है। शहबाज मुनीर इजराइल के साथ, उनका कहना है कि ट्रंप का प्रस्ताव इजराइल के फेवर में है, ये भविष्य में फिलिस्तीनी राज्य का कोई वादा नहीं करता है। तहरीके लब्बैक का आरोप है कि पाकिस्तान अब इजराइल को मान्यता देने की तैयारी कर रहा है। साहब, इसी को लेकर पिछले 2 दिनों से इस्लामाबाद में आग लगी हुई है, जगह जगह हड़कंप है, इस्लामाबाद में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, तख्ता पलट की भी खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है इसके पीछे सेना भी हो सकती है। तहरीके लब्बैक ने आज जुमे की नमाज के बाद इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास तक विरोध मार्च का ऐलान किया था। इसके बाद शहबाज शरीफ ने, ये सुनिए, शहबाज शरीफ ने किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी, इंटरनेट बंद कर दिया, मोबाइल जाम कर दिया। 10 दिनों तक किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, रैली और सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा सुनिए, पूरे पंजाब में हथियारों के प्रदर्शन और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं रावलपिंडी में भी 11 अक्टूबर तक पहले एक धारा 144 लागू की गई रावलपिंडी में, पर पंजाब की बात कर रहा था। पाकिस्तान का शायद ही कोई शहर है जहां इस वक्त आग ना लगी हो। खबर है कि रावलपिंडी में धारा 144 लागू की गई है। इन शहरों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हालांकि इससे पहले 8 अक्टूबर की रात भी लाहौर में ये आग बहुत समय से भड़क रही थी। लाहौर में अभी कुछ दिन पहले गाजा डील को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ था, जिसमें आरोप वही लगा कि मुनीर और शहबाज शरीफ ने गाजा फिलिस्तीन को छोड़ दिया, इजराइल के साथ खड़ा हो गया, ट्रंप के साथ खड़ा हो गया। कट्टरपंथी मौलाना साद रिजवी के संगठन तहरीके लब्बैक के समर्थकों और पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के बीच जबरदस्त हिंसक झड़प हुई थी। कई पुलिस वाली समेत स्थानीय लोग भी इसमें जख्मी हुए थे। पाकिस्तान की पुलिस कट्टरपंथी मौलाना साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार करने के लिए टीएलपी मुख्यालय पर छापा मारने गई थी, लेकिन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के समर्थकों ने पुलिस कर्मियों पर पत्थरों, लोहे की रॉड से हमला कर दिया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उग्र टीएलपी के समर्थकों के साथ हुई झड़पों में पाकिस्तान के 5 पुलिस अधिकारी बुरी तरह से जख्मी, मतलब सिंध में, पीओके में, बलूचिस्तान में, खैबर में, रावलपिंडी में, पंजाब में बुरा हाल है। कई पाकिस्तानी सेना के जवानों को, पाकिस्तानी सेना के आतंकवादियों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान मार रहा है, यहाँ तहरीके लब्बैक पाकिस्तान मार रहा है। लाहौर में भी भारी तनाव के बीच जो है हालात, लोग सड़कों पर हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। लाहौर की सड़कों पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आरोप तहरीके लब्बैक का है
कि पाकिस्तान की पुलिस उनके कार्यकर्ताओं पर अटैक कर रही है और फिलिस्तीन का समर्थन करने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सुनिए। इदारों से सवाल है, इतनी पुलिस हमारे सामने लाकर क्यों खड़ी कर दी है? क्या हम फलस्तीन की बात नहीं कर सकते? ये देखें, क्यों इस दिन पुलिस हमारे सामने लाकर खड़ी कर गई है? क्यों भाई हम फलस्तीन का क्यों नाम नहीं ले सकते? आप अकल के अंधे हैं। हमारे इदारों से ये सवाल है, मरन नवाज साहबा, आपके पास ये कुर्सी नहीं रहेगी, और आपके पास ये कुर्सी नहीं रहेगी। कायम दायम फकत रब की कुर्सी। वजीर आजम हो, चीफ जस्टिस हो, कोई भी हो, दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। तो आपका हक बनता है फलस्तीनों के साथ है, जितना हो सकता है फलस्तीनों के साथ है। कोल वैसे असला कोई नहीं है, कहणगे नहीं नहीं हम कहाँ इसराइल से लड़ सकते हैं। मैं कहा तुहाडे कोल इतना असला है कि तुसी कि मुसलमानां ते गोली चला लो। तुहाडे कोल इतना असला तो है ना, तुसी मतलब क्यों मारते हो? तुहाडे हाथ क्यों छोटे हुए हैं? जो हुकूमत वाले खुद को मुसलमान कहते हैं, वो अगर हमारे ऊपर इतना जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं तहरीक लब्बैक के कारकुनान के ऊपर, तो आप गौर करें कि नेतन्याहू और उसका सारा टब्बर फ़लस्तीन वालों पर कितना जुल्म सितम करता होगा। उन्होंने हमारे पंडाल के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की। लॉकडाउन होसी और मुकम्मल लॉकडाउन होसी। पाकिस्तान में शहर शहर बवाल। तहरीक लब्बैक का एंटी इजराइल प्रोटेस्ट। लाहौर में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। ये देखें, हमारे कारकुनों पे तेजाब फेंका जा रहा है। ये चेक करें, हमारे कारकुनों पे तेजाब फेंका जा रहा है। क्या पाकिस्तान में एक बार फिर गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं? पाकिस्तान के कई शहरों की तस्वीरें एक ही कहानी बयां कर रही हैं। कहीं प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़पें हुई तो कहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। पहले इन वक्तों ने मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के ऊपर खड़े हुए हैं, हैंड ग्रेनेड मारे जा रहे हैं मरकज रहमत अल्लाह आलमीन पर। ये देखें पूरा अमल मुसलमानों पर। ये तस्वीरें कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक के एंटी इजराइल प्रोटेस्ट की हैं, जिससे पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं। ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान के कई शहरों में हो रहे हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर जैसे शहर जल रहे हैं। स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, लाइव नाज़र आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, पुलिस मुजाहिदीन की तरफ बढ़ रही है, शेलिंग और पुलिस वाले भाग रहे हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में फलस्तीन का साथ देने का ये है। आज लाहौर में उस वक्त प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई जब पुलिस ने तहरीक लब्बैक के मार्च को रोकने की कोशिश की। तहरीक लब्बैक के समर्थक पुलिस के साथ भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। ये देखिए, तेजाब फेंका गया है, तेजाब, ये पूरा तेजाब फेंका गया है, ये तेजाब मारा गया है। गोली लग गई है भाई को। पाकिस्तान में ये हालात तब हैं जब पहले ही शहबाज शरीफ सरकार ने प्रोटेस्ट को देखते हुए इस्लामाबाद, रावलपिंडी में इंटरनेट बंद कर दिया है। लाहौर में कॉलेज और स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा। लोग पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। पहले पीओके, फिर सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अब लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनमें जानकारों को शहबाज शरीफ सरकार के तख्ता पलट की आहट सुनाई देती है। पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए हैं, उसके बाद एक बात तो तय है कि पाकिस्तान की हुकूमत पर शहबाज शरीफ सरकार की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है।
त्यौहार आता है उसके साथ में जिहाद जोड़ दिया जाता है कि मुसलमान ये जिहाद वो जिहाद फलां जिहाद कर रहा है। मैं इन तमाम नफरती लोगों से कहना चाहता हूँ, ये देश एकता में अनेकता का देश है, ये देश प्यार और मोहब्बत का देश है। अगर अपनी इतनी ही चिंता है तो ये जो हिंदू धर्मगुरु हैं ना, बहुत सारे जेल में हैं, बहुत सारे जेल जा रहे हैं, जो सनातन धर्मगुरु होने के नाते संन्यास ले लेते हैं, इनसे बचा लो अपनी बच्चियों को। मुस्लिम नौजवानों से मेहंदी हिंदू महिलाएं न लगाएं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। बिल्कुल सही बात है, मुस्लिम नौजवानों का कोई मतलब नहीं होता है गैर मुस्लिम महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाना। मेहंदी लगाओ हरियाली खुशहाली के लिए, लेकिन हिंदू बहनों से लगवाइए। जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्र सेविका समिति, दुर्गा वाहिनी ने पंडालों में आयोजन किया है कि हिंदू बहनें ही मेहंदी लगाएंगी। उधर मेहंदी को लेकर क्या विवाद छिड़ा हुआ है, जैसे हिंदू संगठन मेहंदी जिहाद कह रहे हैं, वो मामला थम ही नहीं रहा है। आज करवा चौथ के मौके पर मुस्लिम आर्टिस्ट से मेहंदी लगवाने को लेकर विवाद आज भी जारी रहा। साहब, हिंदू संगठनों की ओर से धमकी दी गई कि धर्म छिपाकर हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाने वालों की लठ मालिश की जाएगी। दूसरी ओर मौलाना साजिद रशीदी ने मुसलमानों को हिंदू त्योहारों से दूर रहने को कहा। बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने भी कहा कि दूसरे धर्म की महिलाओं को हाथ पकड़कर मेहंदी लगाना शरिया के खिलाफ है। इसके अलावा शाहबुद्दीन रिजवी ने कहा है साहब कि भारत में अब हर त्योहार पर मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं मेहंदी लगवाती हैं और मेहंदी लगाने के इस काम में दूसरे धर्म के लोग भी वर्षों से शामिल रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ संगठनों और धर्माचार्यों ने महिलाओं से अपील की है कि वो सिर्फ हिंदू पुरुष और महिलाओं से ही मेहंदी लगवाएं ताकि वो लव जिहाद का शिकार न हो। लड़कों से तो विशेष करके परहेज करना चाहिए, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर समाचार पत्रों में समाचारों में सुनने में आ रहा है कि लव जिहाद में हमारी बहनों को बहला फुसला करके ये फंसाते हैं और उनके साथ फिर दुर्भावनापूर्ण कृत्य करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, उन्हें जलील करते हैं। ऐसी घटनाएं सुनने को हमारे सामने आई हैं। बहनों ने हाथ दिया था मेहंदी लगवाने के लिए और वो देखते ही देखते लव जिहाद का शिकार हुई हैं। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार से हमारी बहनें कहीं और आगे पीड़ित किसी भी रूप में की जाएं। मेहंदी लगाने को लेकर कई हिंदूवादी संगठन सड़कों पर हैं। कहीं महिलाओं से अपील की जा रही है तो कहीं गैर हिंदुओं की पहचान के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उनको तो मेहंदी लगानी है, उनको तो सामने टीका दिखता है, कलावा दिखता है, वो बैठ जाते हैं लगवाने। उनको बाद में स्कैन करते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि ये अब्दुल के पास जा रही है पेमेंट के, किसके पास जा रही है। पहले भी इन्होंने लव जिहाद फैलाया है कि अपना जो है हाथ में कलावा बांध के, अपना जो है तिलक लगा के अपने आप को हिंदू बताते हैं। इस बार हमने आईडी वगैरह चेक भी करेंगे उनकी, ताकि हमें पता चल जाए कि ये मुस्लिम समुदाय का लड़का है और हमारे महिलाओं के साथ ये मेहंदी लगाने के बहाने से ये जो है लव जिहाद फैलाते हैं। अलग अलग संगठनों की इस अपील का असर भी दिखने लगा है। दिल्ली से लेकर दूसरे शहरों तक में अब करवा चौथ से पहले ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। बाजार में महिलाओं की भीड़ लगी है और मेहंदी लगवाने को लेकर सबकी अपनी अपनी चॉइस है। किसी को फर्क पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता। जब हमारे हिंदू कल्चर से नफरत करते हैं, आप होली पे रंग नहीं लगा सकते, आप दिवाली नहीं मना सकते, आप जय श्री राम नहीं बोल सकते, और उसके बाद आप हमारे सारे त्योहारों में सक्रिय हो जाते हो अर्निंग के लिए। करवा चौथ से आपका क्या मतलब है? आप हमारे करवा चौथ पे सक्रिय हो गए, अर्निंग कर रहे हो और लव जिहाद कर रहे हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं मानती हूँ कि हिंदू है मुस्लिम है, वो उनका टैलेंट है और वो किसी के लिए भी लगा सकते हैं। हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी करते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेहंदी जिहाद के इस विवाद में अब धार्मिक जंग भी शुरू हो गई है। हिंदू धर्माचार्य जहां इसको लव जिहाद से बचने की कोशिश बता रहे हैं, वहीं मुस्लिम स्कॉलर इसे चिढ़ाने वाली हरकत बता रहे हैं। आप उनको बढ़ावा देंगे तो उनका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और लव जिहाद करने में
या किसी भी प्रकार का जिहाद आतंक फैलाने में उनको और मजबूती मिलेगी। इसलिए आप अपने हिंदू भाइयों को मजबूत करिए, उनके द्वारा खरीदारी करिए, उनके द्वारा आप मेहंदी लगवाइए। अब मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए और उनको जहनी दबाव में और उनके ऊपर एक प्रेशर के तौर पर इस तरह की बातें इस्तेमाल की जाती हैं और उनको तमगा दिया जाता है लव जिहाद का। यही नहीं, मेहंदी जिहाद के इस विवाद में सियासत भी हो रही है। कोई ऐसी अपील को नफरत फैलाने वाला बता रहा है तो कोई कह रहा है कि आखिर इसमें दिक्कत ही क्या है। जिनको नफरत फैलाना मत लगाओ ना, कौन बोल रहा है लगाने? जिसको नहीं लगाना नहीं लगाया, जिसको लगाना होगा लगाएगा। आप फोर्स क्यों कर सकते हो? संविधान तो इजाजत देता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का इजाजत है सबको। ये खाली बगैर नफरत फैलाने का करे, भाई जिसको नहीं लगाना है मत लगाइए, जिसको लगाना है लगाने दीजिए। जहां से भी व्यभिचारी वृत्ति के स्रोत की संभावनाएं हैं, ऐसे लव जिहाद की प्रेरणा देने वाले युवकों को यदि इससे दूर रहने की बात की जा रही है तो इस पर आपत्ति क्या है? और अब बात करेंगे 26/11 के बाद क्या कांग्रेस पार्टी ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था? चिदंबरम के खुलासे पर भूचाल आ गया कांग्रेस पार्टी में। बात अब इसकी। हमारी सरकार इसलिए पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं लेती क्योंकि उस सरकार पर अमेरिका का दबाव था। ये तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम जी बोलते। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी और हम पीओके जो है हासिल कर लेते तो सीज फायर क्यों हुआ? केवल एक अमेरिका का एक राष्ट्रपति के कहने पे सीज फायर हो गया। पाकिस्तान की डीप स्टेट आईएसआई है, मिलिट्री है, जो ये आतंकवाद को प्रोत्साहित करते रहे हैं भारत के खिलाफ, उनका जो बुनियादी डीएनए है वो बदल गया है। पिछले 156 दिनों से कांग्रेस नेताओं ने बार बार प्रधानमंत्री को यह कहकर घेरने की कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप के दबाव में आकर पीएम मोदी ने सीज फायर कर दिया। राहुल गांधी ने सरेंडर कह दिया था कि मोदी ने सरेंडर कर दिया। ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। मतलब पीएम मोदी के लिए सरेंडर मोदी जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया गया, जबकि इस आरोप में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं थी। यह सेना की तरफ से क्लियर किया गया। ठीक, अब क्या हो रहा है? 10 दिन से ना कांग्रेस के सभी नेता अब सन्नाटे में चले गए हैं। सन्नाटा कांग्रेस पर पी चिदंबरम के हाइड्रोजन बम, ये किसी हाइड्रोजन बम से कम नहीं है, हाइड्रोजन बम के बाद, जिसके मुताबिक 26/11 के बाद, 26/11 मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई अमेरिकी दबाव में नहीं की गई। यह बीजेपी का आरोप नहीं है, यह रहस्य उद्घाटन खुद किया पी चिदंबरम ने। मतलब मोदी पर सरेंडर के आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने खुद, अगर पी चिदंबरम के आरोप सही हैं, या आरोप क्या, वो तो सच्ची बताएंगे, वो तो सरकार में थे, अगर वो जो कह रहे हैं तो कांग्रेस ने तो खुद अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। पूरी कहानी समझिए। 1 अक्टूबर को एक पॉडकास्ट में खुद पी चिदंबरम ने 26/11 मुंबई हमलों को लेकर जो चौंकाने वाला खुलासा किया है, जो हाइड्रोजन बम कांग्रेस पर फोड़ा है, पूरी कांग्रेस पार्टी साफ सन्नाटे में है, बैकफुट पर है, जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और देश के गृह मंत्री रह चुके यूपीए सरकार में पी चिदंबरम ने उस इंटरव्यू में क्या कहा था, मैं कोट अनकोट आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मुंबई हमले के बाद तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस उनसे और प्रधानमंत्री से मिलने भारत आई। उनसे स्थिति पर कोई प्रतिक्रिया ना देने का अनुरोध किया था। ठीक, अमेरिका की तरफ से कौन भारत आई? अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस, और भारत से कहा था कि आप कुछ रिएक्ट मत करिएगा 26/11 के बाद। चलिए, तो उन्होंने कहा हमने किया नहीं किया, आगे सुनिए। चिदंबरम ने कहा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद उनके मन में भी बदला लेने का विचार आया था। चिदंबरम कह रहे हैं कि वो बदला लेना चाहते थे,
लेकिन उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया और पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई ना करने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विदेश मंत्रालय के रुख के कारण लिया गया था। यह किसी हाइड्रोजन बम से कम नहीं कांग्रेस पार्टी पर पता सबको था कि हमने क्यों नहीं उस वक्त पाकिस्तान पर अटैक किया, पाकिस्तान से बदला लिया। 14 के बाद क्या बदल गया कि हम कभी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, कभी बालाकोट के बाद हमला मारते हैं, कभी पाकिस्तान को वहां मारते हैं, फिर घुसकर मारते हैं। तब इतना बड़ा मुंबई पर हमला हुआ, हमने कुछ नहीं किया। चिदंबरम के इस खुलासे को लेकर 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा था कि अभी हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा कि पी चिदंबरम ने दावा किया कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थी। पूरा देश भी यही चाहता था। उस वक्त कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब की कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था, मतलब अमेरिकी दबाव में। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में यह फैसला लिया। ये तो पी चिदंबरम को खुलासा करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में कौन उस वक्त फैसले लेता था, वैसे तो ये प्रधानमंत्री भी जानते हैं, वो बोल नहीं रहे, लेकिन हम हर कोई समझता है। सोनिया गांधी, मतलब आप सोचिए, वो पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री कि किसने उस वक्त फैसला लिया था अमेरिकी दबाव में, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया। पीएम ने कहा कि देश को यह जानने का हक है कि कांग्रेस की इस कमजोरी ने आतंकवादियों को मजबूत किया और देश की सुरक्षा को कमजोर किया, जिसकी कीमत देश को बार बार जाने गंवाकर चुकानी पड़ी। अब साथ पीएम मोदी के इस बयान के बाद ना कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया, क्योंकि खुलासा करने वाले यूपीए काल में गृह मंत्री पी चिदंबरम, जिसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए खुद पी चिदंबरम को आगे कर दिया। पीएम के बयान पर चिदंबरम ने पलटवार करते हुए क्या कहा वो मैं आपको दिखाऊं। पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर कैसे विदेशी दबाव में आने का आरोप लगाया, सुनिए। कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था, लेकिन उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया। और देश को ये जानने का हक है, कांग्रेस की इस कमजोरी ने आतंकवादियों को मजबूत किया, देश की सुरक्षा को कमजोर किया, जिसकी कीमत देश को बार बार जाने गंवाकर चुकानी पड़ी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को एक तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलने के लिए इस्तेमाल किया। बिहार का चुनाव सर पर है। कांग्रेस पार्टी ने क्या सरेंडर किया अमेरिकी दबाव में? क्या देश को धोखा दिया गया अमेरिकी दबाव में? क्या भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, सरेंडर कर दिया? सोनिया गांधी क्या इसके पीछे हैं, कौन है, समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन अब चिदंबरम ने भी पलटवार करते हुए क्या कहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। पी चिदंबरम ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के शब्दों को कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत 26/11 के बाद जवाब देने के लिए तैयार था, लेकिन किसी देश के दबाव के कारण तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया। इस बयान के 3 भाग हैं और हर एक भाग गलत है, बहुत गलत।
यह पढ़कर निराशा हुई कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने शब्द गढ़े और इसे मेरे शब्द बता दिए। पी चिदंबरम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जुबानी जंग सबने देख ली। बिहार में चुनाव है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है साहब कि ऐसी बातों से ना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर होती है। तब जब अमेरिकी दबाव में आकर आपने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, उससे सुरक्षा नहीं कमजोर होती। यहां सुरक्षा कमजोर होती है इसकी बात करने से। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने क्या कहा है कि ही सेड शी सेड करने से ना राष्ट्रीय एकता और संकल्प कमजोर होता है। इस पर बीजेपी उनसे पूछ रही है साहब जब सिंदूर में सीज फायर को लेकर मोदी सरेंडर कहा गया था तब नहीं हुई थी सुरक्षा कमजोर। कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी पर आरोप लगाती रही कि उन्होंने ट्रंप के दबाव में सीज फायर किया। और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस को अपने देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बातों पर भरोसा था। तब देश की राष्ट्रीय एकता और संकल्प कमजोर नहीं हुआ था क्या? सुनिए। क्या सरकार ये सुनिश्चित तरीके से आज भी कह सकती है कि जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है, आईएसआई है, मिलिट्री है, जो ये आतंकवाद को प्रोत्साहित करते रहे हैं भारत के खिलाफ, उनका जो बुनियादी डीएनए है वो बदल गया है? क्या वो आतंकवाद प्रोत्साहित करना बंद कर देंगे? क्योंकि देखने को तो ये मिल रहा है कि 10 मई के बाद उनके हौसले और खुल गए हैं। सबको जानकारी है कि होमी फली मेजर जो उस समय के एयरफोर्स चीफ थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से परमिशन मांगी कि हमें हमला करने की छूट दो। मनमोहन सिंह जी ने मना कर दी। और इस बात को तो अभी हाल में चिदंबरम साहब ने भी कहा कि वह सोनिया गांधी जी को गुहार लगाते रहे कि हमें हमला करने का मौका मिलना चाहिए, हमें हमला करने की छूट मिलनी चाहिए, मना कर दिया गया। अब साहब ये वही मनीष तिवारी है जिन्होंने मुंबई हमले पर लिखी अपनी किताब में पाकिस्तान पर हमला ना करना मनमोहन सरकार की कमजोरी खुद बताया था। आज मनीष तिवारी कुछ भी कहें, मनीष तिवारी भी अपनी किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 इयर्स में उन्होंने लिखा कि 26/11 के बाद पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई ना करना यूपीए सरकार की कमजोरी की निशानी थी। और यही तो पी चिदंबरम कह रहे हैं, यही मनीष तिवारी ने कहा। अंदर से सब जानते हैं हुआ। मनीष तिवारी ने लिखा कि संयम कभी कभी कमजोरी बन जाता और कार्रवाई शब्दों से ज्यादा बोलती है। एक बहुत लंबी लिस्ट है। आज पी चिदंबरम कह रहे हैं 26/11 के वक्त नहीं हुआ। मनीष तिवारी ने कहा, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने भी अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में 26/11 के वक्त यूपीए सरकार की नरम नीति पर सवाल उठाए थे। यही नहीं, पूर्व एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर ने भी इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय सेना ने 26/11 का बदला लेने के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की योजना बना ली थी, लेकिन मनमोहन सरकार से ऐसा करने की परमिशन नहीं मिली थी। अभी मौजूदा सीडीएस अनिल चौहान भी हाल ही में उनका बयान आपको याद होगा, बिना 26/11 का नाम लिए इस बात का जिक्र किया था कि आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई जरूरी है क्योंकि संयम कभी कभी कमजोरी बन जाता है। आप भूल नहीं सकते, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस लैंड में दावा किया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुंबई के आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे थे। यानी कि लिस्ट बहुत लंबी है। पी चिदंबरम, मनीष तिवारी से लेकर तमाम बड़े नेता, फाली होमी मेजर, सेना के लोग भी ये कह चुके हैं कि 26/11 के बाद कांग्रेस पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करने से बचती नजर आई। दबाव अमेरिकी सरेंडर का खुलासा खुद पी चिदंबरम ने अब कर दिया है। 2004 से 14 के बीच आतंकवादी मुंबई में हमला करके 175 से ज़्यादा लोगों को मारकर चले जाते और हमारी सरकार इसलिए पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं लेती क्योंकि उस सरकार पर अमेरिका का दबाव था। ये तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम जी बोलते हैं और इस बात को सेकंड मनीष तिवारी जी करते हैं जो उस समय मंत्री थे यूपीए सरकार में। अभी की जो सरकार है वो पहलगाम का जवाब ऑपरेशन सिंदूर करके देती है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी और हम पीओके जो है हासिल कर लेते तो सीज फायर क्यों हुआ? केवल एक अमेरिका का एक राष्ट्रपति के कहने पे सीज फायर हो गया। कहने पे भी नहीं, उसके ट्वीट पे। इस बात से भारत के लोगों को निराशा है और प्रधानमंत्री जी से जो उम्मीदें थी अब चकनाचूर हो गई। बिहार में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के बाद चुनाव आयोग ने बंगाल में भी एसआईआर वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण की तैयारी शुरू कर दी है। यह बहुत बड़ी खबर है।
माना जा रहा है कि बंगाल में फर्जी वोटिंग पर रोक लगाने और वोटर लिस्ट से गैर भारतीयों को हटाने के लिए अगले हफ्ते से बहुत बड़ी खबर है, बंगाल में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि लगातार विरोध किया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से। बिहार में एसआईआर का विरोध हुआ, उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से कहा भी गया था कि पूरे देश में एसआईआर होगा। अब बंगाल में अगले हफ्ते से एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन साहब, चुनाव आयोग की इस तैयारी से ममता बनर्जी इस कदर भड़क गई हैं, उन्होंने सीधे सीधे एसआईआर को लेकर दंगों का जिक्र कर दिया। एसआईआर की बात करते करते दंगों का जिक्र कर दिया। ममता बनर्जी ने ईसीआई को बीजेपी का बंधुआ मजदूर बताते हुए कहा कि एसआईआर के जरिए पश्चिम बंगाल में एनआरसी नेशनल सिटीजन रजिस्टर लागू करने की कोशिश हो रही है। दीदी ने यह भी कहा कि एसआईआर की कोशिश आग से खेलने की है, आग से खेलने की। जिसके बाद बीजेपी कह रही है कि दीदी एसआईआर के नाम पर दंगे भड़काने जैसे बयान दे रही है। इसलिए वो आगे कह रही है ममता बनर्जी कि बंगाल के लोग बीजेपी पर विश्वास नहीं करते। इसी बयान में आगे ममता बनर्जी ने दंगों का जिक्र कर दिया। এসআইআর নামে ভোট কাটার চক্রান্ত চলছে, এগুলো তার প্রমাণ। আসাম গভর্নমেন্ট কি করে বাংলার সিটিজেনদের এনআরসির নোটিশ পাঠাতে পারেন? আমার দ্বিতীয় কোশ্চেন হচ্ছে যে এসআইআর এর কাজ শুরু হওয়ার আগে বিজেপির একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তিনি কি করে বলেন যে 1.5 কোটি ভোটারকে বাদ দিতে হবে ইমিডিয়েট? তার মানে কি পার্টি অফিসে বসে পরিকল্পনা তৈরি করছে আর ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে স্ট্যাম্প মারবে?